नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। मध्य प्रदेश में बात करें तो इस वक्त इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है इन्वेस्टर्स मीट को लेकर काफ़ी उत्साहित है। बता दें कि संभागीय स्तर पर उद्यमशीलता की बैठकें जो है इसको लेकर आयोजित की गई है। बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया भी मिल रही है और अब तक की प्रतिक्रिया के आधार पर जो है 2 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के MOU जो है वो भी हुए हैं। सभी प्रकार के उद्योग, बड़े छोटे सूक्ष्म या लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिल रहा है और इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने संतोष जाहिर किया है। कर मिले, प्रदेश को कर मिले, GST बढ़े और विकास के सभी आयाम चालू हो और खासकर के विकास के दायरे में सभी संभाग और सभी रीजन में उसका नीचे तक असर दिखे। इस सिलसिले में लगातार हमने रीजनल कॉन्क्लेव अर्थात संभागीय स्तर पर ये उद्यमशीलता की बैठकें आयोजित की है, जिसको अंग्रेजी में रीजनल कॉन्क्लेव कहते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि बड़े पैमाने पर जिस ढंग से रिस्पॉन्स आ रहा है और अभी तक के रिस्पांस के आधार पर कह सकता हूँ 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट का अभी तक के MOU हमारे हुए हैं और ये लगातार कम जारी रहेगा। आज मैं सागर जा रहा हूँ। सागर बुंदेलखंड का हमारा अंचल है जिसमें बहुत संभावना भरी हुई है और सभी प्रकार के उद्योग, केवल बड़े उद्योग नहीं, बड़े उद्योग, छोटे मध्यम साइज के उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, MSME, उनके साथ साथ हमारी सभी स्वयं सहायता समूह बहनें जो काम करती हैं उनका भी, ऐसे प्रत्येक क्षेत्र को प्रोत्साहन देना, साथ साथ IT का, AI का, ये जो हमारे बड़े पैमाने पे इंजीनियरिंग सर्विस से या उच्च तकनीक हासिल किए हुए अलग अलग कोर्स से जो बच्चे पढ़े वो भी अपने प्रदेश में ही रहे, उनकी क्षमता का उपयोग भी हो, ये सरकार ध्यान दे रही है। और मुझे संतोष है कि लगातार ऐसे कई सारे घराने हमारे बीच आ रहे हैं जो इस व्यवसाय में लंबे समय से लगे हैं। डाटा सेंटर का एक बड़ा प्रस्ताव मिला है सागर के लिए। ऐसे कई सेक्टर में आनंद आएगा। उम्मीद करेंगे कि इसका जो रिजल्ट आएगा, ये सागर के बाद रीवा के बाद नर्मदापुरम, होशंगाबाद, अगले बार में शहडोल, ऐसा ये क्रम बना हुआ। इस क्रम से हम लगातार चलते रहेंगे। इसके बाद जिला स्तर पे भी इसी प्रकार से ध्यान देंगे। हमने प्रयास किया है कि इस पूरे व्यवस्था के इंचार्ज अर्थात जिले में उद्योग लेकर और उद्योगपतियों की कठिनाइयों को हल करते हुए शीघ्र अतिशीघ्र वो उद्योग लग करके मूर्त रूप ले ले, इसलिए जिला कलेक्टर को पाबंद कर रहे हैं, जिसके माध्यम से बहुत जल्दी उनके रिजल्ट आएंगे। हर व्यक्ति को जिसकी जैसी क्षमता है उसको काम मिले और व्यापार व्यवसाय का अनुकूल अवसर बने। मुझे पूरा भरोसा है। निश्चित रूप से हमने जो तय किया कि 5 साल के अंदर हमारी अपनी अर्थव्यवस्था डबल कर देंगे और उसी टारगेट पे हम चल रहे हैं। ये हमें लगता है 5 के बजाय 3 साल में पूरा करेंगे। जल्दी इसकी स्थिति बनेगी। मेरी अपनी ओर से सभी युवा मित्रों को खास करके बधाई कि ऐसे अवसर सरकार उनको उपलब्ध करा रही है। मोदी बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बिहार की। दरअसल बिहार के एक छात्र को पश्चिम बंगाल में कथित तौर पर पीटने की घटना को लेकर के देश भर में जो है वो नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और सभी इस घटना की निंदा भी कर रहे हैं। इस बीच JDU के नेता नीरज कुमार ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि जैसे ही ये मामला जो है वो सुर्खियों में आया, वैसे ही राज्य सरकार के पुलिस मुख्यालय ने इस मामले में त्वरित संज्ञान लिया है। जो ही बिहार के राज्य सरकार को इस बात की जानकारी मिली, त्वरित राज्य सरकार के पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान लिया और उसके आधार पर कार्रवाई की मीडिया द्वारा सूचना मिली है। तो भाई देश सबका है। अगर जम्मू कश्मीर में भी हमको नौकरी करने का अधिकार है तो जम्मू कश्मीर के लोगों को भी बिहार में नौकरी करने का अधिकार है। यही पटना में गुजरात कॉलोनी है, महाराष्ट्र के लोग रहते हैं, कहीं पश्चिम बंगाल तो हमारा हिस्सा रहा है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये तो हमारा बिहार का हिस्सा रहा है। तो ऐसे उपद्रवी, मैं उसको उपद्रवी मानता हूं, जो लोग इस ढंग का भाषाई या क्षेत्रीय भावना भड़काते हैं, तो मुकम्मल कार्रवाई जो हुआ है उसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाना चाहिए पश्चिम बंगाल सरकार का। और हमारी उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल सरकार इसको गंभीरता से संज्ञान लेगी। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां तेंदुए का आतंक जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से तेंदुए के आतंक से बहराइच के लोगों में आक्रोश और डर का माहौल देखने को मिल रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के सजौली क्षेत्र में तेंदुए द्वारा हमला करने की घटना पर कर्तिन्याय घाट DFO B शिवशंकर की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने इस घटना को लेकर अपनी बातों को रखा है। एक हरकापुर गांव में मधुसूदन नाम के एक 35 वर्ष के एक आदमी के ऊपर लेपर्ड ने अटैक किया है
वो आदमी हमने बार बार बताया है, गोष्ठियां में भी बताया है कि अकेले शाम के टाइम पे मत जाया करिए। वो आदमी अकेले अपने खेत में काम कर रहा था, वही गन्ने के खेत में, और उनके ऊपर लेपर्ड ने अटैक कर दिया है। तत्काल उनको हमने मिहीपुरवा में रेफ़र करके फर्स्ट एड करवा दिया और उसको बहराइच रेफ़र करके सीएमओ साहब से बात करके उनकी इलाज बहराइच में चल रही है। एक और घटना हुई है सुजौली में कि रात में 12:30 बजे के टाइम पर एक 13 साल के बच्चे के ऊपर तेंदुआ ने घायल कर दिया है, और वो बच्ची की सिचुएशन अभी ठीक है। अभी उनको लखनऊ रेफ़र कर दिया गया, बहराइच में आकर उनको डॉक्टर देख के उनको लखनऊ रेफ़र कर दिया गया। हमने निवेदन यही है कि वन कर्मचारी जो बता रहे हैं उनको सुन ले, और बाहर आके शाम के टाइम पे अकेले मत जाया करिए, कहीं भी समूह में जाया करिए, 4-5 लोग के समूह में जाया करिए, और रात में अकेले मत सोया करिए, गांव अंदर सोइए, और अगर दीवार नहीं है तो चारपाई डाल के सोइए। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कांग्रेस की। दरअसल कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार ये केंद्र सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि जांच एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब इस मामले को कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने एक बार फिर से उठाया है और ये बताया है कि तमाम राज्य यह महसूस करते हैं और सारी की सारी विपक्ष ये बात कहती है कि जाँच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। तो कंसर्न नहीं विड्रा हुई है, तमाम राज्य ये महसूस करते हैं, और ये बात हम खुल के भी कहते रहे हैं, सारा विपक्ष कहता रहा है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इनका दुरुपयोग होता है। अभी पॉलिटिकल पार्टीज को जो एक्ट बना है उसके मुताबिक कंसर्न स्टेट की कंसर्न जरूरी, तो हमने जो कुछ भी किया है एक्ट के मुताबिक, कानून के मुताबिक किया है। और फिर भाजपा ये क्यों भूल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा था सीबीआई को ये साबित करना होगा कि वो पिंजरे से मुक्त हो गई है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन को भी भाजपा न समझे कर्नाटक के सिलसिले में, तो फिर मुझे उनके बुद्धि पे तरस आता है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत की, जो कि केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते और एक बार फिर से उन्होंने केंद्र पर हमला बोला है और कहा है कि चुनाव में परिणाम सामने आने के बाद भी केंद्र सरकार जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है, यानी कि बीजेपी जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। जिस पार्टी में देश भर के भ्रष्टाचारियों को राजाश्रय मिलता है, राजाश्रय बोलते हम, राजा ही आश्रय देता है भ्रष्टाचारियों को, ये पार्टी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए उनके मुख्यमंत्री के खिलाफ गवर्नर के दबाव, उसके ऊपर दबाव डालकर उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन की बात करती है, ये गलत है। आपने मुख्यमंत्री को दिल्ली के जेल में डाला, आपने झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाला, जनता ने आपका बहुमत खींच लिया, फिर भी आप सुधर नहीं रहे हैं, ये कौन सी मस्ती है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का बहुमत है, सबसे ज्यादा अगर ये है तो येडियुरप्पा को क्यों छोड़ा आपने। बीजेपी के जो मुख्यमंत्री थे येडियुरप्पा, उनके ऊपर कौन से केसेस आप देखिए ना, लैंड स्कैम है और स्कैम है, सभी स्कैम है उनके ऊपर। शुरुआत येडियुरप्पा से करनी चाहिए, बाद में वो धीरे धीरे आपको अगर चाहिए तो आप सिद्धरामैया के साथ ये न्याय अन्याय की बात कर सकते हो। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। दरअसल उत्तर प्रदेश में आज विश्व पर्यटक दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर कहा कि उत्तर प्रदेश में आज पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी ओर पर्यटन की दृष्टि से लुभाने में सफल हुआ है। आप सभी को विश्व पर्यटन दिवस की हृदय से बधाई। मुझे प्रसन्नता है कि भारत की आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा से जुड़े हुए हृदय स्थल उत्तर प्रदेश आज पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया को अपनी ओर पर्यटन की दृष्टि से लुभाने में सफल हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
के विजनरी नेतृत्व में गत वर्ष उत्तर प्रदेश के अंदर 46 करोड़ से अधिक पर्यटक उत्तर प्रदेश के अलग अलग धार्मिक, आध्यात्मिक और इको टूरिज्म के या हेरिटेज टूरिज्म से जुड़े हुए साइट का भ्रमण किया है। ये जो पर्यटक हैं ये केवल उत्तर प्रदेश के अंदर केवल पर्यटन की दृष्टि से नहीं आते, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार सृजन में भी इनकी एक बड़ी भूमिका है। यह विरासत और विकास के एक बेहतरीन समन्वय को आगे बढ़ाने का काम भी करता है। अगर हम लोग आपको उत्तर प्रदेश के अंदर स्पिरिचुअल टूरिज्म की दृष्टि से ही देखेंगे, रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, जैन सर्किट आदि तो हमारे पास पहले से है ही। आज काशी, बाबा विश्वनाथ का पावन धाम, करोड़ों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अयोध्या धाम एक नए रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ है। ब्रज क्षेत्र, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, इन सब ने दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की है। बौद्ध पर्यटकों की दृष्टि से सारनाथ, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कोसांबी, संकिसा, जहां यह दुनिया भर के बौद्ध श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, वहीं जैन टूरिज्म की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश में अनेक संभावनाएं हैं। अयोध्या जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली है। ऐसे ही काशी, अनेक जैन तीर्थंकर इस पावन धरा पर अवतरित हुए थे। कुशीनगर की पावानगरी जैन तीर्थंकरों की पावन धरा के रूप में आज भी हम सब के लिए पूज्य बनी हुई है और दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन प्रयागराज कुंभ, यह दुनिया भर के श्रद्धालु और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ऐसे ही हेरिटेज टूरिज्म की दृष्टि से देखेंगे तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का किला झांसी हो या कालिंजर का किला बांदा जनपद में, आगरा का ताजमहल हो या आगरा का रेड फोर्ट, फतेहपुर सीकरी के स्थल हो या प्रयागराज का किला, रामनगर फोर्ट वाराणसी हो या फिर हम लोग जनपद मिर्जापुर के अंदर चुनार के किले का दर्शन कर लें, लखनऊ का इमामबाड़ा, ये एक लंबी परंपरा है जो भारत की हेरिटेज टूरिज्म को अपनी ओर आकर्षित करता है और इको टूरिज्म का तो ये हब जैसा ही है। चाहे वह दुधवा हो, करतनिया घाट का क्षेत्र हो, चोका हो, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ हो या नेशनल सेंचुरी चंबल, सोनभद्र का सलखन हो या सूर सरोवर आगरा का,
ओखला वर्ल्ड सेंचुरी हो या फिर इस प्रकार की अनेक साइट ये यूपी के अंदर मौजूद हैं। डबल इंजन की सरकार पर्यटकों की रुचि और उनकी सुविधा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज यूपी अपनी बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है। रोड कनेक्टिविटी हो या ट्रेन की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी हो या वाटरवे की कनेक्टिविटी, ये सभी आज हमारे पास मौजूद हैं। और जब हम विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आज इस समारोह के साथ झांसी में जुड़े हैं तो स्वाभाविक रूप से 2025 मकर संक्रांति से लेकर के 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ 2025 का भी मैं आप सबके सामने स्मरण दिला रहा हूं। दुनिया भर के हमारा अनुमान है 40 करोड़ श्रद्धालु इस आयोजन में भाग लेकर के उत्तर प्रदेश की इस अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के प्रति दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने और उत्तर प्रदेश को पर्यटकों के एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में आगे बढ़ाने में हम सब सफल होंगे। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कर्नाटक सरकार द्वारा सीबीआई द्वारा किसी मामले की जांच के लिए आवश्यक सामान्य सहमति वापस लिए जाने को लेकर के भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की प्रतिक्रिया सामने आई है। बन चुकी है भ्रष्टाचार की दुकान। अब ये पूर्ण तरीके से स्पष्ट है। मूडा स्कैम में हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, चीफ मिनिस्टर इंडाइट हुए, फिर स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर आया, एफआईआर फाइल करने के लिए कहा गया। इस्तीफा देने के बदले चीफ मिनिस्टर एक तो एरोगेंस दिखाते हैं, मीडिया के माइक को धक्का देते हैं, कहते हैं मैं इस्तीफा क्यों दूं। और अब सीबीआई को जो कंसेंट दिया जाता है स्टेट के द्वारा किसी भी मैटर को प्रोब करने के लिए, उसको विड्रॉ कर दिया गया है। मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। पहले चोरी और सीना चोरी, अब चोर की दाढ़ी में तिनका। मतलब सुनिए, मीडिया का अपमान, एससी समाज से आने वाले गवर्नर को धमकी और अपमान, और अब कैसे बचाए भ्रष्टाचार की दुकान, तो सीबीआई कंसेंट ही विड्रॉ कर दिया गया। ये जैसे फिंगरप्रिंट छोड़ता है ना कोई भी चोर या करप्ट आदमी, ये फिंगरप्रिंट है। ये दिखाता है कि कितना करप्शन किया है। इसका सारा का सारा ये एविडेंस है कि कैसे अपने आप को बचाने की कोशिश और कवायद की जा रही है। दिस इज द लास्ट टैक्टिक टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द नूस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ करप्शन। पर whoever has done corruption, उसे चुकाना तो पड़ेगा। करप्शन किया है तो प्राइस तो पे करनी पड़ेगी। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि क्या वो कार्रवाई करने के लिए कहेंगे, क्या इस्तीफा लेंगे। कांग्रेस बन चुकी है भ्रष्टाचार की दुकान। मूडा स्कैम, वाल्मीकि स्कैम, एरोस्पेस स्कैम, राइस स्कैम, ट्रांसफर पोस्टिंग स्कैम, कर्नाटका में स्कैम ही स्कैम। और इसलिए तो पीएम ने भी कहा ना, जहां जहां कांग्रेस आई भ्रष्टाचार लूट मचाई। ये हरियाणा में भी अगर गलती से आ गए तो वहां पर भी लूट मचाएंगे। ये राजस्थान में थे, वहां पे लूट मचाते थे। ये कर्नाटका में लूट मचा रहे। हर जगह लूट लूट लूट, जमीन को लूटना, ये कांग्रेस का चरित्र है। जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर के इस वक्त तमाम नेता जो है वो अपने स्तर से अपनी चीज़ों को रखते हैं और साथ ही एक दल से दूसरे दल में भी शामिल हो रहे हैं। ऐसे में भाजपा में शामिल होने पर एकम सनातन भारत दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुर शर्मा का बयान सामने आया है और उन्होंने धारा 370 को लेकर अपनी बातों को रखा है। 370 और 35 को वापस लाना मतलब अलगाववाद को वापस लाना। 370 और 35 भारत के संविधान में ऐसे अनुच्छेद थे जिन अनुच्छेदों के माध्यम से भारत के संविधान की मूल भावना की हत्या की जाती थी। कि जहां ये कहा जाता था कि भारत जो एक सेकुलर देश है, वहां पे एक ऐसा राज्य होगा जहां पे भारत का संविधान लागू नहीं होगा। उस राज्य का अपना स्वयं का संविधान होगा, अपना एक अलग झंडा होगा, स्टेट विद इन अ स्टेट। और ये थियोलॉजिकल स्टेट की परिकल्पना थी, ये उसी विचार की परिकल्पना थी जिस विचार के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। एक पाकिस्तान का निर्माण भारत के संविधान के अनुच्छेदों को प्रयोग करके भारत में स्थापित कर दिया जाए, ये कैसे स्वीकार किया जा सकता था। और उसको रिस्टोर करना, यानी पाकिस्तान को रिस्टोर करना भारत की सेकुलर धरती के अंदर, ये राष्ट्रहित में किसी भी तरीके से नहीं है। भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर या मूल भावना आप कह लीजिए, उसके विरुद्ध है। तो 370 और 35 को वापसी करना, इससे बड़ा देशद्रोह, ट्रीजन
कुछ नहीं हो सकता। और एनसी और कांग्रेस ने ये कह के ये करने का काम किया है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां जानवरों के हमले को लेकर के लगातार लोगों में भय का माहौल है। ऐसे में अब तक 3 बच्चों के घायल होने पर डीएफओ अजीत सिंह का बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप भी सुनिए। एक ही मामला है कि जो जानवर द्वारा किया गया है वो है लोधनपुरवा नकहा। वहाँ पर हम गए तो हमने गांव वाले बल्कि उनके पिता से भी, बच्चे के पिताजी से पूछा कि आपने क्या देखा था, तो उन्होंने मौके पर हमको बताया कि जानवर हमने नहीं देखा। जो आसपास गांव वाले से पूछा, उन्होंने बताया कि हमने जानवर नहीं देखा। तो हमने वहाँ आसपास हमने सर्च किया। जिस चारपाई पर बच्ची लेटी थी उसके नीचे हमको जो पाँव के पंजे के जो निशान मिले हैं वो निशान तो कुत्ते के हैं, और उसके लड़की को जो बच्ची है उसको फुंसी थोड़ा तो शरीर में कुछ दाने टाइप के ज़्यादा है, हर जगह गाल पर भी है, यहाँ पर भी, जहाँ पर निशान है वहाँ भी। तो उसके वजह से हल्का खरोच भी, वो फुंसी के कारण वो खरोच भी जो है थोड़ा सा एक जगह हल्का से गहरा थोड़ा दिख रहा है, बाकी वो भी मामूली ही है, वो बहुत गंभीर नहीं है। सर, ये छठे भेड़िए की जो कल तस्वीरें सामने आई थी, तो क्या मौजूदगी उस क्षेत्र में भेड़िए की अभी है? मौजूदगी तो क्षेत्र में भेड़िए की होनी चाहिए, क्योंकि कल था, परसों भी था वो उधर मौजूदगी। आज बारिश काफ़ी होने लगी और आधी भी नहीं रुकी है। रात से आप लोग देख रहे हैं, रात से आधी नहीं रुकी है। तो आधी पानी की वजह से वहाँ पर हमने पिंजड़े लगाए थे, पिंजड़े में तो आया नहीं, लेकिन और सुबह हमारा जो जाल का जो प्रोग्राम होता है ऑपरेशन, वो नहीं हो पाया क्योंकि आधी पानी की वजह से, ड्रोन भी नहीं चल पाया आधी पानी की वजह से। तो जैसे मौसम ठीक होता है, हमारे अनुकूल होता है, हम उसको। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। दरअसल उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के तमाम नेताओं की ओर से तैयारी की जा रही है। ऐसे में बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने उपचुनाव पर कहा है कि आचार संहिता लगने पर ही प्रत्याशियों का ऐलान होगा। भारतीय जनता पार्टी में संगठन की दृष्टि से हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली और हमने उन विधानसभाओं को सदस्यता अभियान में भी फोकस करा और अधिकतम सदस्यता का लक्ष्य, घर घर सदस्यता के लिए संपर्क करना, ये हमने पूरी तैयारी कर ली। जैसे भी आचार संहिता लगेगी, हम प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर और बहुत जल्दी प्रत्याशी घोषित करके योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद योगी जी को और बीजेपी को मिलेगा। राहुल गांधी का समाज में जातीय द्वंद्व, टकराव, भाषा के नाम से विवाद और देश को कमजोर करने की साजिश के साथ लगातार कांग्रेस काम कर रही है। और जिस प्रकार का व्यवहार राहुल गांधी का है, जिस तरह की बयानबाजी, देश विरोधी बयानबाजी विदेशों में जाकर राहुल गांधी करते हैं, तो उनके चरित्र को और कांग्रेस के एजेंडे को प्रदेश की, देश की जनता समझ चुकी है और काठ की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। अब इन तौकीर रजा जैसे लोगों के बयानों को बहुत गंभीरता से लोग लेते नहीं और ये समाज में नफरत पैदा करने वाले लोग हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस तरह के बयानों को बहुत गंभीरता से लेती नहीं और जिस प्रकार का उत्तर प्रदेश का वातावरण है, इनका एजेंडा, जो इनका निगेटिव एजेंडा है इस तरह के लोगों का, तत्वों का, वो उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी। समाजवादी पार्टी के सरकार के समय जिस प्रकार से अपराध का और अपराधियों का बोलबाला रहता था और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले थे, पूरे राज्य को एक एक जिले में एक एक माफिया चलाते थे। योगी जी की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए सरकार ने काम किया और सरकार ने अपराध और अपराधियों के प्रति जो कठोर व्यवहार हमारी सरकार का है, उसके परिणाम
उत्तर प्रदेश की अच्छी कानून व्यवस्था के रूप में हम देख सकते हैं। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे झारखंड की। दरअसल झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही तमाम पार्टियां काफी रेस नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन की ओर से चलाई जा रही मैया सम्मान योजना को मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना की नकल करार दी है और कहा है कि मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना की नकल की है हेमंत सोरेन ने चुनाव से पहले। 2000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे, अपने 5 साल पहले जो वादे किए थे घोषणा पत्र लिखा हुआ है पूरा। हर बहन को, महिला को 2000 रुपया चूल्हा खर्च दिया जाएगा। 4 साल 10 महीना चूल्हा खर्च नहीं दिया। जब चुनाव आ गए तो सोचा जेब से ज्यादा तो जाएगा नहीं खजाने से, तो 1,000 रुपया डालना शुरू किया। पहले तो हेमंत सोरेन जी हिसाब तो दो, 5 साल में 60 महीना होते हैं और 60 महीना में 2000 रुपया मिलते तो 1,20,000 रुपया होते बहनों के खाते में। 1,18,000 खा गए और अब टुकड़े जैसे 1000 डाल रहे हो। हमारी सरकार है मध्य प्रदेश में, कब से लाडली बहना योजना चल रही है, बहनों के खाते में पैसे जा रहे हैं। हमारी सरकार महाराष्ट्र में लाड़की बहना योजना चल रही है। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में जब से बनी तब से बहनों के खाते में पैसे डाल रही, 5वें साल नहीं डाल रहे हैं। उड़ीसा में अभी सरकार बनी हुई, पैसा डालना शुरू, ये हम कर रहे हैं। इनने तो केवल चुनाव पास में आ गया तो टुकड़े की तरह उस पैसे को डाल रहे हैं। ये जनता ये समझती है। भारतीय जनता पार्टी, जैसा हम प्रकट कर रहे हैं हमारा आने वाला घोषणा पत्र, लेकिन ये सुनिश्चित है। हरियाणा में जैसे हमने घोषणा पत्र में कहा 2100 रुपया डालेंगे, जम्मू कश्मीर में हमने कहा पैसे डालेंगे बहनों के खाते में, यहां भी बहनों के खाते में हम यही राशि डालेंगे जो हमने हरियाणा में घोषित की है। इसके अलावा कुछ नौकरी देने की बात कर रहे थे आप, कुछ नहीं, रोजगार बड़ा सवाल है। ये कहते थे 5 लाख रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, सरकारी नौकरियां, और जब तक नहीं देंगे 5,000 और 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। स्नातक को, स्नातकोत्तर को एक ढेला दिया, एक नौकरी दी। 4 साल 10 महीना नौकरी नहीं दी। 11वें महीने जब चुनाव आने लगे तो नौजवानों को दौड़ा रहे हो, और 10 किलोमीटर दौड़ाने की जरूरत क्या थी? तैयारी कर रहे थे बच्चे, सालों से मेहनत कर रहे थे, सपने देख रहे थे कि पुलिस की वर्दी पहन के आएंगे। इनकी मां के आंखों में भी सपने थे कि हमारे बच्चे दौड़ेंगे, परीक्षा में पास होंगे और पुलिस की वर्दी में लौट के आएंगे। पुलिस की वर्दी में नहीं, कफन में लौट के आए। कफन में कई बच्चे ये नाटक कर रहे हैं। पेपर लीक कितनी बार हुआ? 17 बार परीक्षाएं कैंसिल हुई है। जेएमएम पेपर लीक मोर्चा बन गया है। इनके दलाल नौजवानों के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सारे सपने चकनाचूर कर दिए हेमंत सोरेन की सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी का कहना है पहली कैबिनेट में कोई बड़ी बात हम नहीं कर रहे, 2,87,400 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। यहां भी पुलिस थाने में 8 लोग हैं, 8 सिपाही मुझे बताए। अभी पुलिस के पद खाली है, बाकी पद लाखों की संख्या में खाली है। हम भरेंगे, पहली कैबिनेट में फैसला होगा, कैलेंडर बनाएंगे हम। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा रेस्टोरेंट को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश जो है वो जारी किए हैं और इसी पर उन्होंने अपनी बातों को भी रखा है। पिछले कल इस विषय में बड़े विस्तार पूर्वक चर्चा करी है और इस विषय पर अपनी बात रखी है, और आज पुनः आप लोग इस बारे में पूछ रहे हैं तो इसमें मैं जानकारी देना चाहता हूं कि ये विषय आज का नहीं है। ये विषय जो है वो 2013 से चला हुआ है। 2013 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए थे कि टाउन वेंडिंग कमिटीज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में, म्यूनिसिपल कमिटीज में बननी चाहिए, और 2016 में 2016 में हिमाचल प्रदेश में जो है वो इस एक्ट को बनाया गया
जिसमें टाउन वेंडिंग कमिटीज बनाने का निर्णय सरकार ने 2016 में लिया था, मगर उसको काफी समय तक वो जो है एक्टिवेट नहीं हो पाया था। 2023 में 2023 में उस समय के जो चीफ जस्टिस थे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, उन्होंने PIL के माध्यम पे डायरेक्टिव दिए हिमाचल प्रदेश सरकार को कि इमीडिएटली टाउन वेंडिंग कमिटीज जो है उनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, ताकि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं प्रदेश के अंदर उनको बैठने के लिए डेजिग्नेटेड स्पॉट जो है वो उपलब्ध होना चाहिए। और हमने इस विषय को आगे ले जाने का कार्य किया। जो हमने बैठक करी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की और UD डिपार्टमेंट की कुछ दिन पहले शिमला के अंदर, उसमें इस कोर्ट के ऑर्डर का भी चर्चा हुई और ये बात हुई कि हमें इसको एक्सपेडाइट करने की आवश्यकता है। ऑलरेडी शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसके ऊपर कार्य कर रहा है ऑलरेडी, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है, ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है, एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बाउंड टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। इसलिए हम उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और ये कहा गया है कि जो भी वेंडिंग एरियाज होंगे या नॉन वेंडिंग एरियाज होंगे उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और जो भी वेंडिंग एरियाज होंगे उनको ब्लू में मार्क किया जाएगा और उनका आइडेंटिफिकेशन, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, चाहे वो आधार कार्ड है, चाहे वो आपका उसमें ID कार्ड है, चाहे उसमें GST नंबर है, व्हाटएवर इट इज, उसका एक पूरा गाइडलाइंस बनेगी और उसके हिसाब से वो होगा, चाहे उसमें हिमाचली है चाहे उसमें गैर हिमाचली है। मैंने कल भी कहा कि देश के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति हिमाचल में रोजगार के लिए आ सकता है और हिमाचली भी किसी भी इलाके में रोजगार के लिए जा सकता है, मगर हमने ये कहा कि हम उसमें जो प्रदेश के लोगों के कंसर्न्स है विद रिगार्ड टू हाइजीन ऑफ द फूड, अगर उसमें खाने के ठेले हैं, खाने के स्टॉल्स है, अगर कोई जो एक ड्रग्स का प्रचलन प्रदेश में बढ़ता जा रहा है उसको चेक करना भी सरकार का दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हमने ये कहा है कि ये आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए और जो भी इसमें वेरिफिकेशन हर व्यक्ति की इसमें होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द मैंडेट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड द मैंडेट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी बातों को रख रहे हैं। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि झारखंड में अपार संभावनाएं हैं, हम यहाँ के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अगर सत्ता में आते हैं तो। नेतरहाट, पलामू प्रमंडल हो या संपूर्ण झारखंड के हमारे सहज सरल मन में स्नेह का भाव रखने वाले भाई और बहन हो, विशेषकर आदिवासी भाई बहन, ये झारखंड की धरती बहुत अमीर है, खनिज के यहां भंडार है, अपार संभावनाएं हैं। इनकी जिंदगी को बेहतर बनाने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। यहां नाशपाती की खेती होती है, यहां आलू की खेती होती है। मैं ICAR की एक टीम भेजूंगा जो यहां खेती की संपूर्ण संभावनाओं पर विचार करेगी साइंटिफिक तरीके से, और यहां हमारे किसान भाई जो छोटे छोटे आदिवासी किसान भी हैं, खेती को कैसे और बेहतर ढंग से करें जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और सुधर जाए। तकलीफ जरूर होती है मन में। यहां जब बीजेपी की सरकार आई काम हुए, लेकिन पिछले 5 साल में और कांग्रेस JMM ने जैसी सरकार चलाई है, पूरा झारखंड तबाह और बर्बाद हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया इसलिए कि उस पैसे से यहां ढंग से विकास किया जाए, उसका भी उपयोग कहीं दिखाई नहीं देता। जनता त्रस्त है, लैंड ऑर्डर कहीं है नहीं, कानून और व्यवस्था की स्थिति कहीं बची नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, सत्ताधारी दल के लोग, गठबंधन के लोग खुल के लूट रहे झारखंड को और जनता बुरी तरह से परेशान है।
इसलिए झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए यहां सत्ता परिवर्तन जरूरी है, इसलिए हम परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बहुत उत्साहपूर्ण समर्थन सब तरफ, विशेषकर हमारे आदिवासी इलाकों में भी इस परिवर्तन यात्रा को मिल रहा है। यहां रात को कई घंटे लेट आने के बावजूद भी जो स्नेह यहां के भाइयों और बहनों ने दिया, अपने परंपरागत जो शैली है, जो उनकी परंपरा है, उस स्वागत ने भाव विभोर कर दिया और मन में एक ही संकल्प उपजा कि इनकी बेहतरी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। परिवर्तन यात्रा परिवर्तन लाएगी, परिवर्तन सुनिश्चित है। बीजेपी की सरकार अब यहां आएगी। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।